नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप IDTV इंद्रधनुष देख रहे हैं। जानिए झारखंड की जाति और जनजाति को। इस सीरीज में अब तक हम 7 एपिसोड कर चुके हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम झारखंड की जाति और जनजातियों के भविष्य, वर्तमान और इतिहास के बारे में आपको तमाम जानकारियां प्रदान करें। आज के इस 8वें एपिसोड में हम भूमिहार जाति की बात करेंगे। भूमिहार जाति विशेष रूप से भारत के पूर्वी भाग में निवास करती है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले शामिल हैं। भूमिहार जाति का इतिहास समृद्ध और विविध है। यह जाति भारत के पूर्वी भाग में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ जिलों में निवास करती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भूमिहार जाति की बिहार में जनसंख्या लगभग 37,50,886 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 2.87% है। उत्तर प्रदेश में भूमिहारों की आबादी लगभग 12 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 0.50% है। इसके अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में भी भूमिहार जाति के लोग निवास करते हैं। भूमिहार शब्द का अर्थ है भूमिपति या भूमि का स्वामी। यह जाति ऐतिहासिक रूप से कृषि भूमि की मालिक रही है और समाज में उनकी भूमिका मुख्यतः जमींदारी से जुड़ी रही है। इस जाति के लोग भूमिहार ब्राह्मण या बाभन नाम से भी जाने जाते हैं। बाभन शब्द ब्राह्मण का ही अपभ्रंश है, जो मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। वहीं भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में भूमिहार शब्द का अधिक प्रचलन है। भूमिहार जाति की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भूमिहार ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति मध्यकालीन भारत में हुई थी, जब कुछ ब्राह्मण समुदायों ने सैन्य गतिविधियों में भाग लिया और उन्हें जमींदारी की उपाधि दी गई। ये ब्राह्मण योद्धा बाद में जमीन के स्वामी बन गए और भूमिहार कहलाने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिहार ब्राह्मण उन ब्राह्मणों के वंशज हैं जिन्हें भूमि अनुदान के रूप में दी गई थी और जिनका काम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ भूमि प्रबंधन भी था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल के मुताबिक भूमिहार वे ब्राह्मण है जिन्होंने सम्राट अशोक के राज में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक के राज में मगध बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु था। वहाँ के अधिकांश ब्राह्मणों ने भी समय के साथ बुद्ध धर्म को अपना लिया था। बाद में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव मगध क्षेत्र में कम हुआ तो वहाँ के ब्राह्मण सनातन धर्म में वापस लौट गए। बाद में वही ब्राह्मण बाभन नाम से पुकारे जाने लगे। अशोक काल के शिलालेखों में भी बाभन शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन अशोक काल के उन शिलालेखों में बाभन शब्द का सीधा संदर्भ नहीं मिलता है। भूमिहार जाति का विस्तृत विवरण हमें मध्यकालीन भारत में मिलता है। इसका कारण यह है कि इससे पहले भारत का ये पूर्वी भाग लंबे समय से अस्थिर था। गुप्त वंश के पतन के बाद मगध और उससे सटे भूखंड बिखराव की स्थिति में थे। हजारों वर्षों से चला आ रहा मगध साम्राज्य केवल कहानियों में सिमट कर रह गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और मुगल काल से पहले भारत के इस भूखंड का इतिहास कुछ विदेशी यात्रियों की किताबों तक ही सीमित है। कारणवश मुगल काल से पहले मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या सामाजिक बदलाव आए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हालांकि कई भूमिहार राजघराने हैं जो अपना इतिहास हजारों साल पुराना बताते हैं। जैसे उत्तरी बिहार का बघोचिया भूमिहार राजवंश ये दावा करता है कि उनका इतिहास महाजनपद काल जितना पुराना है, जब उनके राजवंश के संस्थापक राजा बीरसेन, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोसल महाराज विरुधका द्वारा शाक्यों पर आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध में शाक्यों पर जीत हासिल करने के बाद राजा बीरसेन को कोसल महाराज से शाक्य आक्रमणकारियों से जीती हुई भूमि तोहफे के रूप में मिली। हालांकि लिखित इतिहास की बात करें तो बघोचिया राजवंश का पहला जिक्र अकबरनामा में मिलता है, जहाँ ये जिक्र किया गया है कि हथुआ के बघोचिया राजवंश ने अफगानियों के खिलाफ युद्ध में मुगल सल्तनत का साथ दिया था। युद्ध में जीत के बाद साल 1565 के आसपास मुगल बादशाह अकबर ने हथुआ के राजा को महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा फतेह बहादुर शाही इसी राजवंश के 99 राजा थे, जिन्होंने साल 1767 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उनका ये विद्रोह लगभग 2 दशकों तक चला था। इसके अलावा बनारस का नारायण राजवंश भी भूमिहार जाति के प्रमुख राजघरानों में से एक है। इस राजवंश की स्थापना मनसाराम मिश्र नाम के एक जमींदार ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। तब बनारस के राजा अवध के नवाब के अधीन हुआ करते थे। आगे चलकर मनसाराम के बेटे बलवंत सिंह बनारस के राजा बने और धीरे धीरे अवध के नवाब के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। सबसे पहले बलवंत सिंह ने रामनगर में गंगा नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण किया, जो आज भी रामनगर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बलवंत सिंह ने बनारस के आसपास की छोटी बड़ी जमींदारियों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। साल
1770 के दशक तक उन्होंने अवध के नवाब से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनारस का विस्तार किया। हथुआ और बनारस के अलावा गया का टिकारी राज, चंपारण का बेतिया राज, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित तमकुही राज, उत्तरी बिहार स्थित शिवहर राज, पश्चिम बंगाल का महिषादल राज प्रमुख जमींदारियों में से एक है। इनके अलावा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली दर्जनों जमींदारियां भूमिहार जाति के समृद्ध इतिहास की गवाह हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी भूमिहार समाज का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। साल 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिहार जाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसका असर ऐसा था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय विद्रोहियों की हार के बाद अंग्रेजों ने पूर्वी यूपी और बिहार के लोगों को सेना में भर्ती करना ही बंद कर दिया था। भूमिहारों ने 1910 के दशक से किसान, वामपंथी और स्वतंत्रता आंदोलनों को संगठित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब महात्मा गांधी ने 1970 में मोतिहारी में नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो कई भूमिहार बुद्धिजीवी महात्मा गांधी के साथ शामिल हो गए। इनमें बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, राम दयालु सिंह, रामनंदन मिश्र, शीलभद्र याजी, कार्यानंद शर्मा और समाज सुधारक सहजानंद सरस्वती शामिल थे। आगे चलकर श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 तक चला। श्री कृष्ण सिन्हा का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान भूमि सुधार से जुड़े कई नियम व कानून बनाए गए। श्री कृष्ण सिन्हा ने ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दलितों की एंट्री कराई थी। इससे पहले दलित जातियों के लोगों का प्रवेश बैद्यनाथ मंदिर में वर्जित था। आज के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो भूमिहार जाति के नेता उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। मौजूदा समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूर्वांचल के भूमिहार परिवार से आते हैं। केंद्र में मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, केंद्र में मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। अब बात करते हैं भूमिहार जाति की सामाजिक संरचना और परंपराओं की। भूमिहार जाति सवर्ण समाज का हिस्सा है। भूमिहार जाति में पित्त सतात्मक व्यवस्था होती है, यानी पुरुष घर का मुखिया होता है। भूमिहार जाति में विधवा विवाह वर्जित होता है। भूमिहार जाति में यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा है। इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ 3 धागों वाला एक पवित्र सूत्र होता है, जिसे गले में बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहना जाता है। भूमिहार जाति में दहेज की परंपरा है। विवाह के समय पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। भूमिहार जाति में स्वगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। विवाह के लिए लड़का और लड़की का गोत्र एक दूसरे से अलग होना अनिवार्य है। भूमिहार जाति में कई गोत्र होते हैं, जैसे भृगु, शांडिल्य, कश्यप, वत्स, पराशर, वासिथा, गर्ग, भारद्वाज, अगस्त्य, गौतम, कौशिक, आत्रेय इत्यादि। इसके अलावा भूमिहार जाति में कई मूल भी होते हैं, जैसे सुबर्निया, जालेवार, सकरवार, मऊवार, बघोचिया, चकवार इत्यादि। भूमिहार जाति के लोग तिवारी, राय, सिंह, मिश्र, पांड्य, शर्मा, सिन्हा, चौबे जैसे उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। राजा महाराजा, जमींदार और राजनेताओं के अलावा भूमिहार जाति ने देश को कई विद्वान, उद्योगपति और व्यवसायी भी दिए हैं। सिमरिया घाट बेगूसराय जिले में जन्मे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भूमिहार जाति से थे। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नाइपॉल भूमिहार जाति से थे। एल्केम इंडस्ट्रीज के फाउंडर संप्रदा सिंह भी भूमिहार जाति से आते थे। इनके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी, गोपाल सिंह नेपाली, प्रोफेसर राम शरण शर्मा, कुबेर नाथ राय के अलावा अनेक नाम शामिल हैं। तो ये था भूमिहार जाति का इतिहास, उनका वर्तमान और उनका भविष्य। आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप किस जाति जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।